यह 11वीं क्लास की सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो है। सही है बच्चों, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या करी थी, कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करी थी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था। तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स दी गई है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही है, चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चे हमारे यहाँ पर कल मैंने 12 टर्म्स एक्सप्लेन करी थी, आज मैं उससे आगे की टर्म्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। बच्चे हमारे यहाँ पर एक टर्म्स होते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब जानना क्या होता है। डेप्रीशिएशन वैसे तो 11 के अंदर इसके एक अलग से सेपरेट चैप्टर दिया, उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल समझ लो डेप्रीशिएशन होता क्या है। बच्चे बिजनेस, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने बिजनेस के लिए कुछ एसेट खरीदता है। जैसे एक शॉपकीपर एक तराजू खरीदता है, काउंटर खरीदता है, रैक खरीदता है जो रैक में डिब्बे लगाता है, और भी बहुत सारी चीजें, रेफ्रिजरेटर खरीदता है बिजनेस के लिए। तो जब ये चीजें खरीदी गई है एक शॉपकीपर के द्वारा, तो इनकी क्या होती है, मार्केट में वैल्यू घटती चली जाती है। जिस दिन खरीदी उस दिन के बाद जब वो उसे यूज में ले आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगातार घटना शुरू होती है। तो जो वैल्यू उसकी घटी है उस वैल्यू को कहते हैं डेप्रीशिएशन होना। उसकी वैल्यू में जो कमी आई है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलना। और एग्जांपल देता हूँ, आपने मान लो एक बाइक खरीदी है, तो आपने जिस दिन बाइक खरीदी जब उसे आप यूज में लाओगे तो उसकी वैल्यू में मार्केट में क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो उसकी जो वैल्यू घटी है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। सही है, हम अपनी बुक्स के अंदर हम अपनी एसेट्स के ऊपर, बच्चे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है हम उनकी वैल्यू को क्या करते हैं, उनके ऊपर डेप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, यदि हम अपनी बुक्स में हम अपनी बुक्स के अंदर वो वैल्यू शो करते हैं जो बुक्स में रियल में होनी चाहिए। मेरी एक एसेट 1 लाख की है और यदि मैं बुक्स में पहले साल भी 1 लाख की, दूसरे साल भी 1 लाख की, तीसरे, क्या वो 1 लाख की रहेगी, नहीं रहेगी ना, उसकी वैल्यू लगातार घटती रहती है ना। तो इसलिए मैं घटा घटा कर अपनी वैल्यू को शो करता हूँ बुक्स में। तो डेप्रीशिएशन का मतलब समझ में आया। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है हमारी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आई है यूज करने की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। बच्चे डेप्रीशिएशन 3 चीजों की वजह से लगता है। एक तो किस वजह से लगता है, यूजेस की वजह से, आप यूज करो इसलिए लग जाता है। एक उसकी ऑब्सोलेंट होता है। ऑब्सोलेंट जानते हैं क्या होता है, ऐसा होता है मार्केट में कोई नई चीज आ गई उसकी वैल्यू अपने आप ही घट जाती है। जैसे आपने देखा था पहले कीपैड वाले फोन थे, 5-5, 6 हजार के मिलते थे, लेकिन जैसे एंड्रॉइड फोन आए तो एंड्रॉइड फोन की आ जाने की वजह से जो कीपैड वाले फोन थे उनकी वैल्यू अपने आप ही घट गई। तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट ऑफ टाइम। सही है, ऑब्सोलेट हो गया। सही है, तो बच्चे डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी एसेट्स की वैल्यू में आने वाली कमी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। बच्चे इसके बाद हमें पता होना चाहिए बैड डेट। बैड डेट बच्चे, बैड माने तो बुरा, डेट माने पैसा। जब हमारा पैसा डूब जाता है उसे बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट, पैसा डूबता कैसा, पानी में नहीं तैरता। बच्चे समझना, बैड डेट का मतलब होता है जब मैंने किसी को उधार माल दिया। बच्चों मैंने क्या करा, जब मैं बिजनेस ओपन करूंगा तो मैं काफी व्यक्तियों को कैश में प्रोडक्ट बेचता हूँ, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें उधार बेचना पड़ता है। जब मैं किसी को उधार प्रोडक्ट बेच देता हूँ, अब जिस व्यक्ति को मैंने प्रोडक्ट बेचा है वो कैपेबल ही नहीं है पे करने के लिए, या पैसा दे ही नहीं पा रहा, या देना ही नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति मेरे पैसे को क्या कर लेते हैं, मार लेते हैं। तो जो पैसा मेरा पब्लिक ने मार लिया वो कहलाता है बैड डेट। तो बच्चे वो मेरे लिए क्या होता है, एक लॉस होता है। सही है, बैड डेट। समझ में आ गया बच्चे। इसके बाद एक टर्म्स होती है अकाउंट्स। ये भी पता होना चाहिए अकाउंट्स क्या होती है। बच्चे हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की उनको हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, इन अकाउंट्स के अंदर। समझ में आई, अकाउंट्स क्या होती है। अकाउंट्स का मतलब होता है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो जहां पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग जिन अकाउंटों में होते हैं वो अकाउंट्स कहलाते हैं। समझ में आई बात या नहीं बच्चे। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। बिजनेस के अंदर बहुत तरीके के खर्च होते हैं। बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, लेबर को सैलरी दोगे, सही है, आप एक एसेट खरीद के लाओगे,
सही है। तो यदि आपने लेबर को सैलरी दी तो वो सैलरी क्या होगी, बार बार देनी पड़ती है, तो वो कैसी नेचर की, रेवेन्यू नेचर की होती है। आपने मशीन खरीदी तो मशीन क्या डेली खरीदते हो, एक दिन दूसरे दिन, हर बच्चे आपने एक मशीन खरीदी है तो वो 5 या 10 साल चलेगी, फिर उसके बाद नहीं खरीदी जाएगी। तो जब आप किसी एसेट्स के ऊपर खर्चा करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, और आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी के लिए खर्चा करते हो उसे क्या माना जाता है, रेवेन्यू। तो बच्चे हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। हमारे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है बच्चे, हमारे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, चलो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ नहीं, तीनों टर्म्स को बहुत अच्छी है बच्चों। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे होते हैं, जैसे मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ बेचने के लिए तो मैं डेली प्रोडक्ट खरीदता रहूंगा, और उनको खरीदने के लिए जो पैसा मैं पे करूंगा, एक तरह से जो रेगुलर बेसिस पर खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जब मेरे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा, हर महीने आएगा, तो ये भी रेगुलर नेचर का है, सही है। मैं अपने यहाँ पे एक वर्कर को रखता हूँ तो मैं उसे हर महीने सैलरी देता हूँ, तो जो बार बार नेचर के होते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कभी कभार होते हैं। जैसे मैंने एक एसेट खरीदी, मैंने क्या करी, एक एसेट खरीदी, क्या मैं एसेट बार बार खरीदूंगा, नहीं, एक बार खरीद ली उसे लंबे समय तक यूज करूंगा, फिर जब वो खराब हो जाएगी नहीं खरीदूंगा, तो बच्चे वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों का मीनिंग बस, दोनों में एक ही डिफरेंस है, यदि हमने किसी एसेट्स को खरीदने के लिए खर्चा करा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, सही है। हमने किसी एसेट्स को खरीदने के लिए खर्चा करा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए खर्चा करा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात, क्लियर है, आगे सुनना। इसके बाद होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन क्या होता है, जब आप बिजनेस ओपन करते हो, मान लो आपने कोई बिजनेस ओपन करा तो उस बिजनेस के लिए आप बहुत से खर्चे करते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट। आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट इतना करोगे तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चे। तो क्या जो आपने फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट किया, जो आपने पहले साल एडवर्टाइजमेंट किया, उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको कितने साल मिलेगा, आने वाले 4 से 5 साल में। तो जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है देखा जाए तो वो रेवेन्यू होता है, लेकिन आपने खर्चा ज्यादा कर दिया तो उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा हमें हर साल में अलग अलग करना पड़ेगा, समझ में आई। तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब आपने कोई खर्चा करा जो रेगुलर बेसिस का था, लेकिन वो खर्चे की अमाउंट कुछ ज्यादा कर दी जिसका बेनिफिट आपको 4 से 5 साल मिलने वाला है, तो उस खर्चे को आप है ना 4 से 5 सालों में डिवाइड कर दोगे, तो उसे बोलते हैं डेफर, माने आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये आगे भी कंसीडर किया जाएगा, आगे के लिए भी अभी हो गया, हमने आने वाले सालों के लिए अभी खर्चा करते हैं, वो कहलाता है डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात यहाँ तक या नहीं बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म समझना, सोलवेंट होता है बच्चे। एक व्यक्ति होता है सोलवेंट और एक व्यक्ति होता है इंसॉल्वेंट, समझना। सोलवेंट वो व्यक्ति होता है जो अपने कर्जे को पे करने के लिए कैपेबल है, किसी से कर्जा लिया और यदि वो पे कर सकता तो वो क्या कहलाता, सोलवेंट कहलाता। बच्चों इंसॉल्वेंट उस व्यक्ति को बोला जाता है जो अपनी, बच्चे इंसॉल्वेंट किसे कहता है, इंसॉल्वेंट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति कैपेबल नहीं है, जो क्या, जिसका कर्जा लगातार बढ़ गया और उसके पास कोई एसेट्स देने के लिए नहीं है, तो उसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अभी क्या हुआ था, विजय माल्या था, विजय माल्या ने क्या कर्जा ही कर्जा लिया, उसका कर्जा इतना हो गया कि उसे भगना पड़ा देश छोड़कर, तो वो क्या कहना है, ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता। समझ में आई बात या नहीं, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। बच्चे एक बार फिर समझना, इंसॉल्वेंट का मतलब समझाओ। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी से उधार लेता रहता है, उसके पास लगातार, जब कोई पर्सन बिजनेस करता है तो बिजनेस में उधार लेना पड़ता है, तो उसने उधार ले रखा है, लगातार उसका उधार बढ़ता जा रहा है और उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं, एसेट्स है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और सोल्वेंट कौन होता है, जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल है तो वो व्यक्ति सोल्वेंट कहलाता है। समझ में आए बच्चे। बच्चे इसके बाद आती है एंटिटी, एक होती है एंटिटी। एंटिटी का मतलब समझना,
बच्चे एंटिटी का मतलब होता है उस संस्था से होता है जहां पर वो काम किया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करके काम कर रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करके काम कर रहा है, कोई कंपनीज बनाकर काम कर रहा है, कोई एचयूएफ बनाकर काम कर रहा है, तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है? एंटिटी कहलाती है। समझ में? एंटिटी का मतलब होता है जिस संस्था में जो भी आपने संस्था ओपन करी है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। बच्चे इसके बाद आगे सुनना। इसके बाद ले लो चलो डिस्काउंट। बच्चे हमारे यहाँ पे डिस्काउंट की बात आती है। हमारे यहाँ पे डिस्काउंट को दो टाइप्स में बांटा गया। एक हमारे यहाँ पे होते हैं कैश डिस्काउंट और एक होती है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ध्यान रखना, जो ट्रेड डिस्काउंट होती है वो कौन सी डिस्काउंट होती है? जैसा आप जाते हो शोरूमों में लिखा था 50% ऑफ, 40% ऑफ, 70% ऑफ, तो वो क्या कहलाती है? वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाती है। बच्चे ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस कर देती है। और ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हमें हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को घटाने में। हमें प्रोडक्ट को क्या करता है? समझ में आ गई बात? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जो क्या करता है? किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर देता है। समझ में? कैश डिस्काउंट क्या होता है? बच्चे कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो क्रिएट होती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। या पेमेंट जब मैंने किसी से उधार माल खरीदा तो मैं उसको पेमेंट करने गया, मैंने कहा भाई चल बता मैं तुझे पेमेंट करने आया हूँ, कितने डिस्काउंट देगा? तो जो उस समय उसने मुझे डिस्काउंट दी वो कहलाती है कैश डिस्काउंट। समझना? मैंने किसी को उधार माल बेचा, अब वो व्यक्ति मुझे पैसे देना आ रहा है, सर मैं आपको पैसे दूंगा, लाओ कुछ डिस्काउंट दे दो। तो जो मैंने उस समय जो उसे डिस्काउंट दी वो कहलाती है कैश डिस्काउंट। समझ में आई बात? बच्चे इसके बाद आगे सुनना। नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक टर्म्स होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे कॉस्ट किसकी? ऑफ जो भी माल बिक गया, आपने जो भी माल बेचा है उसकी क्या कॉस्ट है? मान लो मैंने ये वाला माल 12 रुपए का बेचा, तो इसकी क्या कॉस्ट है वो जानना कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आए? क्लियर पॉइंट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा उस प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट था। मैंने मान लो ये वाला प्रोडक्ट 12 रुपए का बेचा और इसमें 2 रुपए का क्या था? प्रॉफिट शामिल था। जैसे 12 में से 2 घटाऊंगा तो इसकी क्या निकल जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बिक गया उसकी क्या कॉस्ट थी, तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे इसके बाद आगे सुनना। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम ले रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। समझ में आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा उसकी क्या कॉस्ट थी। बच्चे इसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया और कौन कौन सी टर्म्स होती है? अभी तो बहुत सारी बच्चे। एक होता है प्रीपेड। क्या होता है बच्चे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझना, पहले लिखा प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में। जब हम कोई खर्चा एडवांस में कर देते हैं वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आया? प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जब कोई खर्चा हम एडवांस में कर देते हैं। क्लियर है? तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बच्चे इसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चे ध्यान सुनना, आउटस्टैंडिंग का मतलब जानते हैं? जब कोई खर्चा रुक जाता है, जब कोई खर्चा आप पे नहीं कर पाते तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाता, तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये आपकी लायबिलिटी होता है और जो आपने एडवांस में खर्चा करा वो आपकी एसेट्स होता है। ध्यान रखना ये बात। सिर्फ क्लियर पॉइंट या नहीं? चलो बच्चे इसके बाद आगे की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है, एक होती है एंट्री। बच्चे समझना, एंट्री क्या होती है? बच्चे जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है हम उन ट्रांजैक्शन को क्या होता है? बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स में रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को कहलाता है एंट्री। समझ में आई बात? एंट्री का मतलब समझ आ गया? बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को बुक्स में लिखना क्या कहलाता है? एंट्री करना कहलाता है। समझ में आई बात या नहीं? इसके बाद बच्चे आगे सुना। एंट्री के बाद हमारे यहाँ पे ज्यादा सा 1-2 टर्म्स और रह रही है, उसे समझा रहा हूँ। बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एंट्री समझ में आ गया। अब इसके बाद ध्यान सुनना, गेन। एक होता है गेन और एक होता है प्रॉफिट। बच्चे ध्यान सुनना, समझना,
दोनों ही हमारी इनकम है। बस ध्यान रखना गेन जो क्रिएट होता है, ये जो क्रिएट होता है ऑन सेल्स ऑफ एसेट, जब भी आप बिजनेस की कोई एसेट बेच देते हो प्रॉफिट पर तो उसको गेन कहते हैं। समझ में आया? आप बिजनेस कर रहे हो गुड्स, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसको बेचकर इनकम हुई है तो वो कहलाता है प्रॉफिट। बिजनेस के दौरान ही आपने अपनी कोई एसेट्स बेच दी कि चल यार इसे बेचकर नहीं खरीद लेते, आपने जो एसेट बेची उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेच दी, आपकी बुक्स में जो भी वैल्यू थी आपने उससे ज्यादा पे बेच दी तो वो कहलाता है गेन। बच्चे जो गेन क्रिएट होता है जब भी किसी एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट होता है तो गेन कहलाता है, सही है। और प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, जो क्रिएट होता है, जो आपका क्रिएट होता है किसके ऊपर, प्रॉफिट क्रिएटेड होता है ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, या तो आप कोई प्रोडक्ट बेचो या कोई सर्विसेज दे रहे हो, सही है, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्रिएट होता है सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस पर। गेन जो क्रिएट होता है वो किस पर होता है, किसी एसेट्स को बेचने पर क्रिएट होता है। बच्चे इसके बाद आगे सुनना, हमारे यहाँ पे स्टॉक होता है। बच्चे स्टॉक का मतलब समझना, आप बिजनेस के लिए मान लो मैं ये मार्कर खरीद के लाया, मान लो मैं ये 100 मार्कर खरीद के लाया बेचने के लिए, मैंने 80 मार्कर बेच दिए साल के लास्ट तक, तो जो मेरे पास बच गया वो कहलाता है स्टॉक। समझ में आया? स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट हम बेच नहीं पाए, इस साल नहीं बेचे तो वो हम अगले साल बेचेंगे तो वो हमारी अगले साल के बुक्स में आएगा, तो ये क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना, इस साल का जो लास्ट में स्टॉक होगा, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग कहलाता है। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे स्टॉक हो गया। इसके बाद एक होता है वाउचर। बच्चे वाउचर्स का मतलब जानते क्या, बिजनेस की छोटे जितने भी बिजनेस के खर्चे होते हैं, बच्चे बिजनेस के जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको वाउचर्स में रिकॉर्ड किया था। वाउचर माने होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बैंकों के अंदर क्या करते हैं, चाय वाले के पास एक साइन करके दे देता है मैनेजर जी चाय दे भेज दो, तो वो जो भेजा जो वो बिल है वो वाउचर कहलाता। समझ में आई बात ये नहीं? बच्चे यहाँ पर हमारा ये चैप्टर काफी हद तक खत्म हो गया और इसमें हमारे यहाँ पे कुछ बचा नहीं। बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रेजेंट करूंगी। बच्चे अब क्या मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट चैप्टर भी थ्योरी का, पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लेते फिर बीच में थ्योरी ले लेंगे। पहले इन दो चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अकाउंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी यदि आपने इन दोनों को पढ़ लिया अच्छी तरह। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।